अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजीब रहमान। आप देख रहे हैं अनवाइंडिंग सीएसएस एकेडमी इंटरव्यू सीरीज और हमारे आज के मेहमान हैं म्यूनसिपल अफसर सर नादिर अबड़ो साहब, जिन्होंने सीएसएस स्पेशल क्वालिफाई किया है। तो चलते हैं उनकी जानिब और उनसे पूछते हैं कि उनकी ये सीएसएस की जर्नी कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर बताएं कि आपका सारा एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ से रहा? जी, मैंने अपनी इंटरमीडिएट गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज कासमाबाद से की थी। उसके बाद आई वेंट टू ज़ेबुल शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जहाँ से मैंने 2021 में एलएलबी कंप्लीट किया। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने एलएलएम कंप्लीट किया 2024 में। उसके अलावा अपनी एजुकेशन के साथ मैं जॉब के लिए भी तैयारी कर रहा था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस एग्जाम एंड अदर जॉब्स, और उसी के दौरान ही मैंने म्यूनसिपल ऑफिसर का टेस्ट दिया था, व्हिच आई क्वालिफाइड एंड करंटली आई एम सर्विंग एज डायरेक्टर विजिलेंस इन टीएमसी हुसैनाबाद। और 2023 स्पेशल मैंने क्वालिफाई किया है एंड आई एम होपिंग बेस्ट फॉर द रिजल्ट। सर आपने सीएसएस का एग्जाम पास किया है, तो आप बताएं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट किया जाए? डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं कि सब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाए, बट अकॉर्डिंग टू मी ये कहना बेहतर होगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें और अपनी वीकनेसेस को देखें और उसी बिहाफ पे आप जो है ना वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। फर्स्ट सपोज अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेडिकल से है या इंजीनियरिंग से है तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जिसमें इंजीनियरिंग काम आती है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, फिजिक्स हो गया, उसके अलावा। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड मेडिकल का है या सोशल साइंसेस का है तो आप उसी नोयत के जो है ना वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखें, उस बेसिस पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। और दूसरा ये है कि सीएसएस में स्कोर ट्रेंडिंग काफ़ी हद तक वैलिड होता है। समटाइम्स देयर आर सब्जेक्ट्स व्हिच आर इजी टू कवर, लेकिन एट द एंड ऑफ डे उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं होता। तो ये दो चीज़ें एक कैंडिडेट के दिमाग में होनी चाहिए कि ही शुड नो हिज स्ट्रेंथ, कि किन चीज़ों में ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है और उस वक्त का स्कोर ट्रेंड क्या है। दैट इज़ हाउ आई सिलेक्टेड माई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। सर ये ओवरऑल आपने सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे की? सीएसएस की प्रिपरेशन मेरी जब मैं इंटरमीडिएट में था तब से ही शुरू हुई थी। इन अ वे कि मुझे कहीं से ये गाइडेंस मिली थी कि सीएसएस करने के लिए या पीसीएस करने के लिए यू शुड हैव गुड इंग्लिश आपको आनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और उसके अलावा आपकी कॉम्प्रीहेंशन पावर होनी चाहिए व्हिच कम्स थ्रू रीडिंग। तो थ्रू आउट माई एलएलबी जर्नी एंड एलएलएम जर्नी में अपनी इंग्लिश पे मैंने काफ़ी फोकस किया था। आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैं डेली बेसिस पे डायरी लिखता था। तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई। लेकिन जैसे मेरी एलएलबी कंप्लीट हुई एंड आई टुक माई अटेम्प्ट सीरियसली, उसके बाद मैंने अपने ही प्रिपरेशन को सेगमेंट में तब्दील किया। देयर वर 3 सेगमेंट्स, 3 लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन। पहले लेयर में मैंने क्या किया कि मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह चूज कर लिए, उसकी किताबें खरीद ली और उन्हीं सब्जेक्ट को वन बाय वन अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा। आई गॉट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, उनकी नोट्स मेकिंग की, और ये प्रोसेस तकरीबन 6 माह तक चला था। लेटर ऑन जब मेरी नोट्स मेकिंग कॉन्सेप्चुअल स्टडी कंप्लीट हो गई, आई स्टार्टेड गोइंग फॉर पास्ट पेपर्स। तो 7-8 सालों के प्रीवियस जो पास्ट पेपर्स हैं मैंने वो डाउनलोड किए एंड वन बाय वन मैंने वो सारे पास्ट पेपर्स किए थे, विच टुक मी अराउंड 4 मंथ्स, 4 महीने लगे थे। और उसके अलावा जब मेरा एग्जाम नियर था तो मैंने डिफरेंट अकेडमीज में मॉक पेपर देना शुरू कर दिया था। एक टीचर था जिससे मैं अपनी एवोल्यूशन करवाता था। सो दीज वर द 3 सेगमेंट्स, पहले नोट्स मेकिंग करना, conceptual understanding of the subjects, later on doing the past papers, और उसके बाद जो है ना मॉक्स पेपर देना। तो ये 12-13 महीने की जर्नी रही थी। दिस वाज हाउ आई टैकल माय सब्जेक्ट्स। सर ऐसे बड़ा टिपिकल होता है सीएसएस के एग्जाम में, उसको आपने किस तरह टैकल किया? ऐसे एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसको पास करना बहुत ही इजी है, बट इट इज़ अ मिथ इन अवर सोसाइटी के ऐसे इज़ वेरी डिफिकल्ट। ऐसे को करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं विच आई अप्लाइड, और मैंने 2023 में भी सीएसएस का एग्जाम दिया था, विच आई पास्ड इन ऐसे एग्रीगेट मार्क्स से मैं रह गया था।
एंड सेम गोज फॉर द CSS स्पेशल, यहाँ पे भी मेरा ऐसे क्लियर हो चुका है। तो ऐसे को करने के लिए सबसे पहली टेक्निक है कि यू शुड नो कि ऐसे होता क्या है। लाइक एक एक डेफिनेशन दी जाती है कि ऐसे होता क्या है, उसमें कौन सा मवाद आ सकता है। सो फर्स्ट इज दैट यू शुड हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट इज ऐसे एंड व्हाट आर इट्स डिमांड। उसके अलावा जब आपको समझ आ गया कि व्हाट इज ऐसे, दूसरा स्टेज है टू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, कि टॉपिक को डिकोड किस तरीके से करना है। फॉर सपोज अगर कोई इशू बेस्ड टॉपिक आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन पे, वुमेन राइट्स पे, डेमोक्रेसी पे, दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स टू टैकल क्योंकि वो सीधे सीधे हैं। बट देयर इज अनदर नेचर ऑफ द एसेज जो हम लिटरेरी ऐसे कहते हैं, जिसमें कोटेशंस आती हैं वगैरह। अब उनको करने के लिए यू शुड नो कि जो टाइटल है वो किस तरीके से हमें क्या कह रहा है। टाइटल व्हाट इज, टाइटल के अंदर हमें कौन सा मटेरियल देना चाहिए। सो द सेकंड स्टेप इज डिकोडिंग द एसे एंड द थर्ड वन इज पुटिंग आर्ग्यूमेंट्स इन इट इन ऑर्डर टू सपोर्ट द स्टांस यू हैव टेकन। आर्ग्यूमेंट्स के लिए आपने बहुत सारे जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं फ्रॉम अदर बुक्स। कुछ किताबें आप पढ़ते हैं, वहीं से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो मेरी प्रिपरेशन ये थी कि मैंने पहले ऐसे को समझा क्या है, टॉपिक को मैंने अच्छे तरीके से डिकोड किया। थर्ड नंबर है कि उसके अंदर कौन सी डेटा डालनी है। उसके अलावा जब ये चीजें मुझे समझ आ गई, देन आई स्टार्टेड टू राइट एसेज। ऐसे मैंने बहुत सारे लिखे, यू कैन जस्ट काउंट द नंबर्स आई हैव रिटन इन एसेज, कि मैंने बहुत सारे ऐसे लिखे थे। एंड आई हैव द कंपनी ऑफ माय फ्रेंड्स जिसके साथ हम डेली बेसिस पे ऐसे लिखते थे। और 3 एरियाज हैं जिस पे एक कैंडिडेट फोकस करेगा तो ही विल पास ऐसे इवेंचुअली। दीज एरियाज इंक्लूड्स कि आपकी जो आउटलाइन है वो बेहतर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन आपका रोबस्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एंड यू शुड हैव द रिमार्केबल कंक्लूजन। तो 3 ये एरियाज अगर इस पे आप फोकस करेंगे, यू कैन टैकल ऐसे वेरी इजीली। सर पेपर प्रेजेंटेशन जो है उसकी क्या टेक्निक्स होनी चाहिए? पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन CSS। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो उनके दिमाग में नॉलेज होती है रिगार्डिंग एनी टॉपिक, वो उसी के ऊपर लिखते जाते हैं। फॉर सपोज पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी पे भी सवाल आ सकता है, पॉलिटिकल कल्चर पे भी सवाल आ सकता है। तो अक्सर तो हमारे कैंडिडेट सवाल को समझते नहीं है। somebody said it clearly कि understanding the question is giving half an answer। so सबसे पहली बात यह कि आप सवाल को अच्छे तरीके से समझें, उनके जो की टर्म्स हैं उसको नोट करें कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग मी, और उसके बाद अपनी जो डेटा है, रिलेवेंट डेटा उसके ऊपर दें। उसके अलावा अटेंडिंग टेक्निक्स में ये चीज़ भी आती है कि आप वहाँ पे ग्राफ बनाएं, डेटा दें, चार्ट्स दें। अगर आपको कोटेशंस याद आती हैं, रिलेवेंट कोटेशंस, वो डालें, उनको हाईलाइट करें, अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखें, और जो बॉडी होती है किसी भी क्वेश्चन की, उसमें आप 5 से 6 आर्गुमेंट देंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन देंगे। तो ये एक अच्छी टेक्निक होती है। सिर्फ लिखने पे ही जोर नहीं देना, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। और टाइम मैनेजमेंट भी यही होता है कि पहले सवाल को अगर आप 6 सिफों में कर रहे हैं तो इट मीन्स यू शुड आल्सो गिव 6 पेजेस टू द लास्ट क्वेश्चन दैट यू आर डूइंग। चार्ट्स डालना, रिसेंट डेटा, एग्जाम्पल, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें अहम हैं फॉर डूइंग द CSS पेपर। सर ये जर्नी बड़ी मुश्किल होती है, इसमें समटाइम बंदा थक जाता है, तो आपने ड्यूरिंग एग्जाम मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखा? मोटिवेशन को इस तरीके से मैंने बरकरार रखा कि ये चीज़ मुझे करनी थी, देयर वाज नो एनी अदर ऑप्शन। पहले तो ये है कि क्लियरिटी ऑफ माइंड कि आप करना क्या चाहते हैं, बिकॉज CSS इज नॉट द सिंगुलर जर्नी कि आपने एक मरतबा इम्तिहान दिया, आपने एक मरतबा तैयारी की एंड दैट इज ऑल। नो, CSS के साथ दूसरे टेस्ट भी आते हैं, आपने उनके लिए भी प्रिपेयर करना है। आपका प्रोविजनल कमीशन आती है, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। और CSS के 3 अटेम्प्ट होते हैं। दीज आर अटेम्प्ट्स के आपने एक माइंड बना लिया और उसी के ऊपर करना है। तो मोटिवेशन यही थी कि बस डेली बेसिस पे मैं टू डू लिस्ट बनाता था अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि आज मुझे कौन से काम करने हैं CSS के। दूसरा ये था कि आई हैड नो एनी अदर ऑप्शन, कि मुझे कोई सेकंड थॉट थी या प्लान बी था। सो आई यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ कि नो, इट इज़ वेरी इजी, CSS कोई भी बंदा कर सकता है गिवन द स्किल्स दैट ही हैज़ और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो बाकी ये है कि शॉर्ट टर्म मोटिवेशन पे बंदा रिलाई ना करे,
मोटिवेशन शुड कम विद इन योर सेल्फ, कि एक चीज आपने करनी है तो करनी है. देयर शुड बी नो रीजन फॉर नॉट डूइंग इट. देयर शुड बी रीजन फॉर डूइंग इट बट नॉट डूइंग इट. उसका कोई रीजन नहीं होना चाहिए. तो इट कम्स फ्रॉम विद इन एंड इट कम्स फ्रॉम द क्लियरिटी ऑफ माइंड. मेरी भी यही थी. आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है. that made me motivated. सर इंग्लिश एक्सप्रेशंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? Expression is very much important in CSS. इंग्लिश को हम जब हम तैयारी करते हैं तो एज ए लैंग्वेज नहीं देखते, उसको किसी और ही नज़र से देखते हैं कि ग्रामर पे आपने रटा लगा लिया, आपको थोड़ी ट्रिक्स आ गई कि किसी चीज़ को कैसे लिखना है. तो इससे बेहतर है कि आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज की तरह पढ़ें कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना चाहिए. तो लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए आपकी लैंग्वेज के साथ एसोसिएशन लाजमी है. एसोसिएशन किस तरह बनती है कि आप लैंग्वेज को पढ़ें, आप लैंग्वेज को बोलें एंड आप लैंग्वेज को लिखें. एक्सप्रेशन आपका वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. वर्बल एक्सप्रेशन आपका इंटरव्यू में काम आता है, रिटन एक्सप्रेशन आपका सीएसएस के जो रिटन पार्ट में ये काम आता है. पर्सनली मैंने अपना एक्सप्रेशन इस तरीके से ठीक किया कि मैं डेली बेसिस पे लिखता था. जैसे डायरी को मेंटेन करना, आई यूज्ड टू राइट डायरी ऑन द डेली बेसिस. उस पे ये था कि मुझे अपनी जो भी गलतियां थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एक्सप्रेशन का मसला, वो दिन ब दिन मुझे पता चल रहा था. मिस्टेक्स मुझे पता चल रही थी कि इंग्लिश को लिखते वक्त मेरी कौन सी गलतियां हो रही. एंड स्लोली आई स्टार्टेड टू ओवरकमिंग ऑल दीज मिस्टेक्स. जब मुझे लगता था कि मैं प्रोनाउन से इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं एडजेक्टिव से इस्तेमाल नहीं कर रहा, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला आ रहा है, तो आई यूज्ड टू एलिमिनेट वन थिंग, उसको बाहर करके और टारगेट स्टडी करता था कि इस चीज़ को कैसे इंप्रूव करना. दूसरी बात यही थी कि मोटिवेशन के लिए मेरा बड़ा भाई था. हम बचपन में जहाँ पे भी जाते थे तो वो हमें कहता था कि भाई इस चीज़ को लिख के दो. जैसे हम रानी बाग चले गए तो भाई कहता था कि भाई लिख के दे दो, आपने रानी बाग में क्या देखा, क्या किया वगैरह. तो एक आदत सी पड़ गई थी रिटन की. दूसरा ये कि काफ़ी दोस्तों के साथ हम जाते हैं टूर पे या किसी इवेंट पे जाते हैं, तो मेरी ये आदत सी बन गई थी कि आई यूज टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स. कि जब मैं कश्मीर गया था तो मैंने उस पर भी बड़ा 3-4 पेजेस का पैराग्राफ लिखा था, एक रिपोर्ट लिखी थी, थर गए थे. तो जहाँ जहाँ पे मैं जाता था, नई चीज़ें देखता था, उस चीज़ को लिख के मैं फेसबुक पे या अदर जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे उस पर शेयर करता था. तो कंक्लूजन ये है कि एक्सप्रेशन लिखने से ही आता है. आप लिखें, गलतियों को टारगेट करें. फर्स्ट सपोज यू आर मेकिंग 10 मिस्टेक्स एंड स्लोली टारगेट 1 मिस्टेक और उसको ठीक करें. तो एट द एंड ऑफ डे अगर यही प्रैक्टिस आप 6-7 महीने करेंगे लिखने की, तो आपकी गलतियां 9 से आके 2 तक आ जाएंगी. सो आई थिंक राइटिंग द इंग्लिश लैंग्वेज इज ओनली वे टू इम्प्रूविंग द इंग्लिश. सर क्या डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना सीएसएस के एग्जाम के लिए ज़रूरी है? अगर डॉन न्यूज़ को स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसको अपने सीएसएस के एग्जाम में कैसे अप्लाई करें? सीएसएस में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स. उनका ताल्लुक आपकी डेली अखबार से. तो मेरे नज़दीक अखबार का पढ़ना बहुत ही लाजिम है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब आप लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है. एक तो ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी. दूसरा ये है कि उसमें जो करंट इवेंट्स हैं वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स. अखबार को इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि आप एक किताब लें, छोटा नोटबुक लें, और उसी बेसिस पे जो डेली न्यूज़पेपर में एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है, फॉर सपोज जेंडर स्टडीज़ एक सब्जेक्ट होता है, वुमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यूएनओ अपनी रिपोर्ट्स देता है डेली बेसिस पे. तो आप एक पोर्शन बना लें उस किताब में जेंडर इक्वलिटी या जेंडर के नाम पे, फिर जो भी रिसेंट डेटा आ रही है उसको 1 लाइन में पुट करते जाएं. तो ये कंपाइलेशन ऑफ डेटा हो गई. उसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक हॉट टॉपिक है, डेमोक्रेसी एक अच्छा टॉपिक है, इंस्टीट्यूशन पे सवाल आ जाता है कि इंस्टीट्यूशन कमज़ोर है या नहीं है. तो आप डेली डॉन न्यूज़पेपर या किसी और न्यूज़पेपर से कंसल्ट करके वो जो डेली बेसिस पे इंस्टीट्यूशन के साथ मसाइल होते हैं, डेमोक्रेसी के साथ जो इश्यूज होते हैं या नई नई अपडेट्स आती हैं, तो वो नोट डाउन करते हैं. और लाजमी है कि आपने नोट डाउन 1 लाइन में करना है. जिस तरह आपने एमसीक्यूज कर दिया कि भाई वुमेन वायलेंस रेशो इस तरीके से है, या पाकिस्तान को क्लाइमेट की मद से इतने पैसे मिले थे, या यूएस
पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक होने के नाते इतने बिलियन की डॉलर्स की सपोर्ट देता है एवरी ईयर। तो ये जो डेटा होती है न्यूज़पेपर से, आपने वन लाइन में उस डेटा को लिखना है, और एट द एंड ऑफ डे जहाँ अगर आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हैं, जेंडर स्टडी का पेपर दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें डेटा फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाते हैं गिवन द। सो रीडिंग द न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू मस्ट नोट डाउन द डेटा। और अखबार को सिर्फ पढ़ के रखना नहीं है, हाईलाइट करनी है डेटा, एंड यू हैव टू फेयर दैट डेटा ऑन द नोटबुक। इसी तरीके से हम उस इंफॉर्मेशन को चैनलाइज कर सकते हैं फॉर आवर सीएसएस जर्नी। सर नोट्स मेकिंग कैसे की जाए? नोट्स मेकिंग एक असेंशियल पार्ट है सीएसएस का। नोट्स मेकिंग करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपने 2 किताबें खरीद लेनी है ऑफ दैट सब्जेक्ट। एक किताब आपके लोकल ऑथर की होनी चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एक इंटरनेशनल ऑथर की भी होनी चाहिए कि आपने अपनी स्टडी को वास्ट बनाना है, कि यू हैव कंसल्टेड लोकल ऑथर एज वेल एज इंटरनेशनल ऑथर। दूसरा ये कि सेगमेंटेशन लाजमी है। 12 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके पास 12 नोट्स बुक होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक होना चाहिए, किताब होनी चाहिए जहाँ पे आपने इजीली नोट्स मेकिंग करनी है। तीसरा उसका मेथड ये है कि एफपीएससी की जो रिकमेंडेड किताब है जिसमें कोर्स आउटलाइन लिखा हुआ है कि इन कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आते हैं, और उसके अलावा पास पेपर, ये 2 चीज़ें आप मर्ज कर लें कि एफपीएससी हमें क्या कहता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस पेपर में आप देख लें कि उन टॉपिक्स के ऊपर कौन कौन से डायमेंशन में वो सवाल आते हैं। तो उसी नज़रिए को देख के आपने नोट्स मेकिंग करनी है कि भाई डेमोक्रेसी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पास में डेमोक्रेसी के ऊपर कौन से सवाल आते हैं। फॉर सपोज इस बार भी ऐसे आया है कि जो आपकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इम्पेक्ट करती है डेमोक्रेसी को, या वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है। तो आपने पास पेपर में जाके थोड़ा वो डायमेंशन ढूंढनी है कि उस टॉपिक के ऊपर कौन सी पॉसिबल डायमेंशन है, तो उस तरीके से नोट्स मेकिंग करें। दैट इज़ वेरी एसेंशियल। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए? जैसे कि आपने लिखना होता है जस्ट टू पास द रिटन पार्ट ऑफ द सीएसएस, इसी तरह आपको बोलना आना चाहिए जस्ट टू पास द इंटरव्यू फेज। तो पहली प्रिपरेशन ये है कि आप ज़्यादातर बोलें। जब आपका रिटन क्लियर हो जाए आप बोलना शुरू कर दें विथ योर सेल्फ, आईने के सामने, विथ योर फ्रेंड जो आपसे इंटरव्यू ले सके, या कोई अच्छा सा टीचर जिस पे आप एतमाद करते हैं कि ही विल बी माई गुड गाइडेंस। तो बोलना ही इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द इंटरव्यू। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके अलावा इंटरव्यू ये नहीं देखते कि आपके पास नॉलेज कितनी है, इंटरव्यू देखता है कि आप कितने सुइटेबल कैंडिडेट हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। और उसके लिए लाजमी है कि आपने जो चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में उनके ऊपर आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट सपोज अगर आपकी हॉबी है रीडिंग, तो आप सामने वाले इंटरव्यू पैनलिस्ट को बता सकें कि मैंने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों में कौन से कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी मुझे बताना आनी चाहिए, उन कैरेक्टर्स की जो रिलेवेंसी है मॉडर्न टाइम में वो क्या है। जिस तरह मुझसे पूछा गया था कि आपने कौन सी लास्ट टाइम किताब पढ़ी है, तो मैंने कहा होमर की ओडेसी पढ़ी है। तो वो पूछ रहा था कि स्टोरी हमें बता दें, ओडेसियस के कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या ओडेसियस के कैरेक्टर्स हमें चाहिए फॉर द लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तान। आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपकी हॉबीज़ हैं, जैसे वॉकिंग आपकी हॉबी है, तो पता होना चाहिए कि वॉकिंग कितनी बेनिफिशियल है मेंटली, बॉडीली, फिजिकली, वॉकिंग करनी चाहिए नहीं करनी, स्टैंडर्ड वॉकिंग टाइम क्या है। और उसके अलावा जो आपकी बेसिक डिग्री है ना प्रीवियसली, वो कि फर्स्ट सपोज आपने अगर लॉ किया है, आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो योर बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, योर हॉबीज़ जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, प्लस करंट अफेयर्स, ये 3 चीज़ें दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यू। बाकी जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी देख लें कि उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उनसे भी पूछ सकते हैं। सो स्पीकिंग अ लॉट, प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग ऑन द डेली बेसिस, और अपने बैकग्राउंड, अपनी हॉबीज़ को परसू करना, दैट इज़ वे टू इम्प्रूव द इंटरव्यू टेक्निक। सीसी के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, तो उन नए कैंडिडेट्स के लिए कुछ तजावीज़ दें आप। एक ही उनके लिए एडवाइस है कि द एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर, इतना दूर नहीं है, तो अभी लिखना शुरू कर दें। जितना हो सके आप मॉक पेपर दें, जितना हो सके आप खुद जो पास पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करें,
लिखने की प्रैक्टिस करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे यू आर गोइंग टू अपीयर इन अ रिटन पार्ट। तो बाकी चीज़ों को छोड़ें, जो आपने चीज़ें याद की हैं, जो नोट्स मेकिंग की है, अब उसको पेज पे लेके आएं, स्टार्ट राइटिंग। दैट इज़ द ओनली एडवाइस आई कैन गिव। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ गपशप करके। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपकी बातों पे अमल करेंगे और वो भी आपकी तरह कामयाब हो जाएंगे। तो आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग थैंक यू।